नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 161 आदित्य का जवाबी हमला। महारलिका में सभी के टेलीविजन और फोन स्क्रीन पर एक रहस्यमय समूह का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था, जो मुखौटे पहने हुए थे। आदित्य ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, नमस्ते महारलिका के नागरिकों। हम इस व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं। वैदेही ने अपनी आवाज़ बदल ली ताकि कोई उसे पहचान न सके। महारलिका के लोग लाइव स्ट्रीम को लेकर हैरान और भयभीत थे। कुछ लोग उनके बारे में संदेहास्पद थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोचते थे कि वे कोई ऑनलाइन सेलिब्रिटी थे जो शरारत कर रहे थे। हालांकि उनके लाइव स्ट्रीम से अधिकारी सतर्क हो गए, क्योंकि इसे पूरे देश में जबरन प्रसारित किया गया था। हम यहाँ राष्ट्रपति के वास्तविक स्वरूप के बारे में सभी को सूचित करने के लिए आए हैं। आदित्य ने अपने मुखौटे के पीछे से बुदबुदाया। सभी की स्क्रीन बदल दी गई और राष्ट्रपति के भ्रष्टाचार के सबूत पूरी तरह प्रदर्शित हो गए। रिश्वतखोरी, जबरन वसूली और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों से लेकर हर चीज को स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया। वे लोग कौन हैं? पता लगाओ कि वे कौन हैं और इस पूरी बकवास को बंद करो। राष्ट्रपति माराकास ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपना फोन जमीन पर पटक दिया। उन्होंने अपने चेहरे पर एक विकृत भाव के साथ टेलीविजन पर लाइव सेक्शन प्रसारण देखा। राष्ट्रपति महोदय, हम उनके स्थान का पता नहीं लगा पा रहे हैं और हमारे लोग अभी भी लाइव सेक्शन प्रसारण को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रपति के सहायक ने घबराते हुए बताया। राष्ट्रपति ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम बेकार के कमीने हो। उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके उन कमीनों को ढूंढ लें। हाँ श्रीमान राष्ट्रपति। सहायक ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाया। भागो। राष्ट्रपति ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अपने सहायक के चले जाने के बाद उन्होंने अपने दराज से एक अतिरिक्त फोन निकाला और किसी को फोन किया। नमस्ते श्रीमान राष्ट्रपति, इस मामले के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढो और उन्हें तुरंत मार डालो, राष्ट्रपति माराकास ने दांत पीसते हुए कहा। लाइव सेक्शन प्रसारण उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका था। यहाँ तक कि माराकास परिवार को भी इस घटना से बड़ा झटका लगा। राष्ट्रपति महोदय, हम अभी से ही उन पर नजर रख रहे हैं। उनके स्थान का पता लगने के बाद हम उन्हें खत्म कर देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति माराकास ने उसके बाद फोन काट दिया। जिस व्यक्ति को उसने अभी फोन किया था वह उसकी निजी सेना का नेता था। वे उसके ब्लेड थे और वे जो भी आदेश देते उसे पूरा कर देते। उनके ज्यादातर राजनीतिक दुश्मन उनके हाथों मारे गए हैं। कौन है ये? राष्ट्रपति ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी मेज जोर से पटकी। कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन के मुख्यालय के अंदर फैजान रिजवी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने मिश्रित भावनाओं के साथ लाइव सेक्शन प्रसारण देखा। उनमें से आधे से ज्यादा लोग राष्ट्रपति के बहुत बड़े समर्थक थे, इसलिए उनके भ्रष्टाचार के सबूत उनके लिए काफी चौंकाने वाले थे। उनमें से कई लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस व्यक्ति की वे प्रशंसा कर रहे थे वह वास्तव में एक भेषमय राक्षस था। क्या ये सब सच है? क्या राष्ट्रपति ने सचमुच ये सब किया? वह एक जानवर है, हमें उसे पकड़ना ही होगा, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हो। इस बीच फैजान रिजवी को अचानक कल रात आदित्य के साथ अपने धर्म परिवर्तन का ख्याल आया। क्या इसीलिए वह चाहता था कि मैं कल जल्दी सो जाऊं? क्या यह मामला उससे जुड़ा है? उसके पास खड़ी ज़ारा नाइक सोच विचार कर फैजान रिजवी की प्रतिक्रिया को देख रही थी। राष्ट्रपति के भ्रष्टाचार के सबूत सामने आने के बाद पूरी जनता सकते में है। राष्ट्रपति माराकास ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। उस समय आधे से ज्यादा मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया था। सभी को अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। मुझे उसे वोट नहीं देना चाहिए था, वह झूठा है, उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद ऑनलाइन बीएस एक्शन कास्ट को जनता का भरपूर समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों का एक समूह अपना विरोध जताने के लिए मलाकानंग पैलेस के सामने भी इकट्ठा होने लगा। राष्ट्रपति के कुछ वफादार अनुयायियों ने जनता की एकजुटता को देखते हुए चुप रहने का फैसला किया। वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक वॉच एंड सी एप सेक्शन नाच प्रदर्शित किया। इस बीच लाइव सेक्शन प्रसारण अचानक आदित्य और छद्मवेशधारी सैनिकों पर केंद्रित हो गया। जैसा कि आपने देखा है, राष्ट्रपति कई अपराधों में शामिल हैं। जहां तक ये सवाल है कि हमने ये सारी जानकारी कैसे जुटाई, हमें ये सब इसी व्यक्ति से मिला। सैनिक एक तरफ चले गए और उन्होंने एक व्यक्ति को दिखाया जो कुर्सी पर बंधा हुआ था। वह दीपक लूथरा थे। लाइव सेक्शन प्रसारण देख रहे लोग उसे देखकर चौंक गए। राष्ट्रपति ने कल रात उन्हें बताया कि यह आदमी एक भगोड़ा अपराधी है। आदित्य ने बोलना जारी रखा। यह आदमी कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन का पूर्व पुलिस प्रमुख है और उसकी एक गुप्त पहचान भी है। वह राष्ट्रपति का निजी हत्यारा है। आपने सही सुना,
राष्ट्रपति के राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ सभी हत्याएं ज्यादातर इसी व्यक्ति ने की थीं। हमने उसे हाल ही में पकड़ा है और इसीलिए राष्ट्रपति उसे ढूंढ रहे हैं। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके कामों के बारे में जाने। novepsilonlusk.com महार्लिका के नागरिकों, जागो और सच्चाई का सामना करो। ये वही राष्ट्रपति है जिसके लिए तुमने वोट दिया था। तुम्हारी मूर्खता के कारण कई लोग प्रभावित हुए। तुमने हमेशा हर चीज के लिए सरकार को दोषी ठहराया, लेकिन तुम ही थे जिन्होंने उन भ्रष्ट नेताओं को वोट दिया था। इसे एक सबक के रूप में लो और अपनी गलतियों से सीखो। उस अंतिम संदेश के तुरंत बाद लाइव बीएस एक्शन कास्ट समाप्त हो गया। सभी लोग स्क्रीन पर शून्य भाव से देखते रहे। नकाबपोश आदमी के शब्द उनके दिलों में गूंज रहे थे। राष्ट्रपति माराकास अपनी कुर्सी पर गिर पड़े और अपनी कनपटियां रगड़ने लगे। उन्हें पता था कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। इस घटना की वजह से माराकास परिवार भी टूट सकता है। शट अप, ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा कमीना मेरे साथ खेल रहा है? राष्ट्रपति की पत्नी दफ्तर में दाखिल हुई और वह परेशान चेहरे के साथ उनकी ओर दौड़ी। प्रिय, महल के बाहर प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह है। हमारे अंगरक्षक उन्हें बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे हैं। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। चुप रहो। राष्ट्रपति माराकास ने खिड़की के पास से गुजरते हुए अपनी पत्नी को एक तरफ धकेल दिया। उन्होंने बाहर के दृश्य पर नजर डाली और देखा कि महल के सामने नागरिकों की एक बड़ी भीड़ खड़ी थी। राष्ट्रपति ने जब ये देखा तो वह थोड़ा घबरा गए। चलो चलें, हमें यहाँ से निकलना होगा, उन्होंने रोती हुई अपनी पत्नी को पकड़ते हुए चिल्लाया। अध्याय 162 डोनिल की पीड़ा। श्रीमान राष्ट्रपति, कृपया मेरे पीछे आइए। महल का मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार पहले से ही अवरुद्ध हैं। हम उन क्षेत्रों से बाहर नहीं जा सकते। हमने आपके लिए एक अलग रास्ता सुरक्षित कर लिया है, राष्ट्रपति के सुरक्षा दल के नेता ने गंभीर स्वर में कहा। राष्ट्रपति ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, केतन, आगे बढ़ो। केतन 30 वर्षीय भूतपूर्व सैन्य अधिकारी थे। वह एक श्रेष्ठ सैनिक थे जिन्होंने 2 युद्धों, मारावी की लड़ाई और सुलू की लड़ाई का अनुभव किया था। केतन उन्हें एक गुप्त मार्ग की ओर ले गया जो हाल ही में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। जब वे मार्ग के अंत में पहुंचे तो काले सूट पहने 1 दर्जन से अधिक लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। गुप्त मार्ग से महल से बाहर निकलने पर राष्ट्रपति ने बाहर 4 वाहन खड़े देखे। राष्ट्रपति महोदय, कृपया गाड़ी में बैठिए। केतन ने राष्ट्रपति की ओर देखते हुए इस तरफ इशारा किया। राष्ट्रपति माराकास ने जब इन जर्जर वाहनों को देखा तो वे भौंचक के रह गए, लेकिन उन्हें पता था कि इस बारे में शिकायत करने का ये सही समय नहीं है। वे अपनी पत्नी के साथ वाहन में बैठ गए और अंगरक्षक भी उनके पीछे पीछे आ गए। राष्ट्रपति महोदय, हम आपको कैविटे के एक विला में ले जाएंगे। जब तक हम इस घटना के पीछे के अपराधी की तलाश कर रहे हैं तब तक आपको चुपचाप बैठे रहना चाहिए। केतन ने कार के रियरव्यू मिरर से राष्ट्रपति की ओर देखते हुए कहा। राष्ट्रपति की आंखों में क्रोध की चमक थी, लेकिन उन्होंने खुद को भड़कने से रोक लिया। उन्होंने पहले कभी इस तरह का अपमान नहीं देखा था। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस मामले के लिए जिम्मेदार उस कमीने को मार डालूंगा और उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार का कत्लेआम करूंगा। बॉस, लक्ष्य गुप्त मार्ग से भाग गया है। उसके पीछे 21 गार्ड हैं और उसकी पत्नी भी उनके साथ है। एक स्काउट ने आदित्य को मलानान पैलेस की स्थिति के बारे में बताया। उनका पीछा करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे तुम्हें देख लेते हैं या नहीं। बस उन्हें उस रास्ते पर ले चलो जिसके बारे में हमने बात की थी। आदित्य ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ बॉस। आदित्य ने अपनी नज़र अपने आदमियों की ओर घुमाई। वे अभी डोनिल को एक पेड़ से बांध रहे थे। उसके कपड़े पहले ही उतार दिए गए थे और उसके शरीर पर एक ऐसा मिश्रण लगा हुआ था जो उसके घावों को संक्रमित कर देगा और उन्हें ठीक होने से रोकेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे खोलो, मुझे नीचे लाओ, डोनिल चिल्लाया और उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसे बांधने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सियां हिली तक नहीं। आदित्य उसके पास गया और ऊपर देखा, डोनिल की घबराई हुई आंखों को घूरते हुए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने राष्ट्रपति के लिए कई लोगों को मार डाला। मैं तुम्हें मौके पर ही न मारकर नरमी बरत रहा हूँ, तुम्हें पता है। आदित्य सक्सेना, भाड़ में जाओ तुम, मैं गाली देती हूँ पा। एक सैनिक ने डोनिल के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। ओह माय, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम में अभी भी इतनी ऊर्जा है, आदित्य ने चंचल स्वर में कहा। डोनिल ने खून से सना हुआ दांत थूका और आदित्य को घृणा से घूरा। क्या तुम सच में सोचते हो कि राष्ट्रपति इतनी आसानी से गिर जाएंगे जितना तुम सोचते हो? बस, उसने आदित्य के चेहरे पर थूक दिया। आदित्य ने जरा भी नहीं हिलाया। वह बस मुस्कुराया और शांति से रूमाल पकड़कर अपने चेहरे पर लगी खूनी लार को पोंछा। क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आया? डोनिल ने भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि एक अशुभ भावना ने उसके दिल को जकड़ लिया था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें इसकी गंध नहीं आ रही? तुम्हारे शरीर पर जो लेप लगा है उसमें शहद है।
अगर कोई आवारा कीड़ा तुम्हें काटने आ जाए तो क्या होगा? आदित्य ने हंसते हुए अपना सबसे शैतानी भाव दिखाया। डोनिल की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। आदित्य, तुम बेटे, पा 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 पा। आदित्य ने सैनिकों को डोनिल की पिटाई करते देखा। उसने उन्हें तभी रुकने को कहा जब उस लड़के के दोनों गाल सूज गए। जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है, उसने कहा। डोनिल ने आदित्य को घूर कर देखा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का भाव था, जिससे वह मुंह बना रहा था। इसे यहाँ लाओ, आदित्य ने अपने पीछे खड़े सैनिकों पर चिल्लाते हुए कहा। सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से 4 बक्से उठाए। डोनिल को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सैनिकों ने बक्से पेड़ के नीचे रख दिए और उन्हें खोल दिया। डोनिल ने देखा कि अनगिनत बड़ी चींटियां बक्सों से बाहर रेंग रही हैं। मम्मन ए रिघा, उसने दबी हुई चीखें निकाली क्योंकि चींटियां धीरे धीरे पेड़ की ओर रेंग रही थीं। आदित्य शांत दृष्टि से उसे संघर्ष करते देख रहा था। मन्नन ए रघे आ। 20 मिनट से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी डोनिल दर्द से चीख रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। उसके शरीर पर कई चींटियां काट रही थीं, जिससे उसे अकल्पनीय दर्द हो रहा था। आदित्य की दिलचस्पी जल्दी ही खत्म हो गई और उसने अपने आदमियों से कहा, चलो बाकी लोगों के साथ फिर से इकट्ठा हो जाएं। अरे ररलल्लानम्मजज एर्घे मम्मनन। जैसे ही हेलीकॉप्टर मनीला के लिए वापस उड़ा, एक सैनिक ने उससे पूछा, बॉस, हमें उसे क्यों प्रताड़ित करना पड़ा? आदित्य ने सिपाही को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, वह आदमी इसी लायक है। वैदेही की जांच के अनुसार उसने राष्ट्रपति के दुश्मनों की पत्नियों और बेटियों के साथ बलात्कार किया है। उनमें से 3 नाबालिग लड़कियां थीं। सिपाही उसकी बात सुनकर चुप हो गया। श्रीमान राष्ट्रपति जी, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, कृपया कसकर पकड़ें। केतन ने साइड मिरर की ओर देखते हुए कार की गति बढ़ा दी। क्या? राष्ट्रपति माराकास और उनकी पत्नी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से अपने सिर ढक लिए। उन्हें डर था कि उनका पीछा करने वाले उन पर गोली चला देंगे। केतन ने रेडियो पर अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, पीछा करने वालों को मार गिराओ। हमें राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जी श्रीमान। बैंग बैंग बैंग। इसके तुरंत बाद गोलियों की आवाज गूंजने लगी, जिससे राष्ट्रपति और उनकी पत्नी और भी अधिक घबरा गए। मदद करो, चुप रहो, चिल्लाना बंद करो, राष्ट्रपति माराकास ने अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए कहा। धमाका 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 धमाका। कुछ गोलियां लगने से उनकी कार का विंडशील्ड टूट गया, लेकिन गोली बुलेटप्रूफ शीशे को भेदने में सफल नहीं हुई। केतन ने गोली लगने से बचने के लिए अचानक कार को साइड में मोड़ दिया। गाड़ी मुड़ गई, जिससे ऐसा कार के टायर माधव सेक्सनेत पर ही रह गए। बैंग बैंग बैंग। अध्याय 163 अकेला छोड़ दिया। केतन ने साइड मिरर पर नजर डाली और देखा कि उनकी 2 गाड़ियां जबरन रुकी जा रही हैं। सर, हम आपको कुछ समय देंगे, राष्ट्रपति को यहाँ से निकाल दीजिए। केतन ने अपने अधीनस्थों की बातें सुनकर दांत पीस लिए। मुझे माफ कर दीजिए सभी को, मैं आपके परिवारों का ख्याल रखूंगा। कुछ और चक्कर लगाने के बाद केतन किसी तरह अपने पीछा करने वालों से बच निकलने में कामयाब हो गया। हालांकि उनका पीछा कर रही बाकी कार अब दिखाई नहीं दे रही थी। उसके आदमी भी उसकी पुकार का जवाब नहीं दे रहे थे, जिसका मतलब है कि वे या तो मर चुके थे या पकड़े गए थे। केतन लगभग 4 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा था। हम अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं, उसने बुदबुदाया। भगवान का शुक्र है, राष्ट्रपति की पत्नी ने राहत की सांस ली। केतन ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए उन्हें घूरा। गाड़ी के अंदर उसके समेत सिर्फ 5 अंगरक्षक थे। अगर उनका पीछा करने वालों से फिर सामना हुआ तो उनके लिए खतरा हो सकता था। श्रीमान राष्ट्रपति, हमें आपको और मैडम को बाहर निकालना होगा। हमारे पीछा करने वालों ने पहले ही हमारी गाड़ी को पहचान लिया था और इस बात की पूरी संभावना थी कि हम उनसे फिर से भिड़ सकते थे। कृपया कार से बाहर निकलें। केतन ने सेक्सनेत के किनारे कार रोकी। वह, क्या आप निश्चित हैं? राष्ट्रपति ने हिचकिचाते हुए कहा। अब संकोच करने का समय नहीं है, सर। चलिए। केतन ने कार का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से उतर गए। फिर उसने यात्री दरवाज़ा खोला और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गाड़ी से बाहर निकलने में मदद की। आप में से किसी एक को कार चलानी होगी। केतन ने अपने बाकी अधीनस्थों को घूर कर देखा। उसकी बातें सुनकर उसके आदमियों की आंखें गंभीर हो गईं। मैं करूँगा, तुम लोगों को जाना चाहिए। मैं दुश्मनों को बहला फुसलाकर भगा दूंगा। उनमें से एक आगे बढ़ा। केतन का चेहरा भारी हो गया जब वह चुपचाप उस आदमी को देख रहा था। मुझे ऐसे देखना बंद करो, सर। उनके आने से पहले आपको अभी चले जाना चाहिए। केतन ने दांत पीसकर दूसरी ओर देखा। मुझे माफ कर दो, मेरे दोस्त। फिर वह राष्ट्रपति और 3 बचे हुए अंगरक्षकों के साथ जंगल में गायब हो गया। वह व्यक्ति उन्हें जाते हुए देख रहा था और जब वह उन्हें देख नहीं सका तो वह कार में बैठकर चला गया।
वहाँ क्या स्थिति है? काल ने रेडियो पर पूछा। सर, एक अंगरक्षक वाहन के अंदर ही रह गया और समूह से अलग हो गया, जबकि शेष लोग मुंतिनेलुपा के एक गांव की ओर भाग गए। रिपोर्ट सुनकर काल ने उपहासपूर्वक मुस्कुराया। क्या उन्हें लगा कि हम इस नौसिखिए की चाल से मूर्ख बन जाएंगे? कुणाल की टीम मुंतिनेलुपा में उनका इंतजार कर रही है। दोपहर के 2 बज रहे थे और सूरज बहुत तेज था। केतन सभी को एक छोटे से गांव की ओर ले गया, लेकिन उन्होंने मुख्य सेक्सनेट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि राष्ट्रपति बहुत प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें तुरंत पहचान सकते थे। वे गांव के पीछे के जंगल से गुजरे। रुको, मैं थक गया हूँ, चलो पहले थोड़ा आराम करते हैं। राष्ट्रपति माराकास ने अपने घुटनों को पकड़ लिया और जोर से सांस लेने लगे। वे 1 घंटे से ज्यादा समय तक दौड़ते रहे और अब उन्हें अपने घुटनों का एहसास नहीं हो रहा था। उनकी पत्नी की हालत और भी खराब थी। थकावट के कारण अब वह बोल नहीं पा रही थी। केतन ने यह सुनकर मुंह बिचक दिया। सर, हम इस समय बर्बाद नहीं कर सकते। चुप रहो। तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? मैं महारलिका का अध्यक्ष हूँ। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति माराकास ने गुस्से से चिल्लाया। केतन ने गहरी सांस ली और इन लोगों को छोड़ देने का विचार उसके मन में आया, लेकिन जब उसे अपने लोगों के बलिदानों की याद आई तो उसने अपना अभिमान निगल लिया और राष्ट्रपति के सामने झुक गया। मैं माफी चाहता हूँ, श्रीमान राष्ट्रपति। novepsilonlusk.com। राष्ट्रपति माराकास ने पास के एक पेड़ पर झुककर नाक सिकोड़ी। उनकी पत्नी उनके बगल में बैठी हुई थी और उनका चेहरा थका हुआ था। तीनों अंगरक्षक केतन के पास आए और फुसफुसाकर बोले, सर, हमें उन्हें यहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। केतन ने उन्हें घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं उनसे कह दूंगा कि तुम हमारे लिए इलाके की तलाश कर रहे हो। जाओ। ये सुनकर तीनों अंगरक्षक झिझके। मुझे खेद है, सर। मेरा परिवार घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे खेद है, सर। जल्द ही। तीनों अंगरक्षक बिना पीछे देखे चले गए। राष्ट्रपति उसके पास गए और पूछा, वे कहाँ जा रहे हैं? वे इलाके की टोल ले रहे हैं। केतन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे बस उन लोगों के लिए अकेलापन महसूस हो रहा था जिन्होंने रास्ते में खुद को बलिदान कर दिया था। राष्ट्रपति ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। हमें अब चलना चाहिए, सर। केतन ने गंभीर स्वर में आग्रह किया। ठीक है, चलो चलें। राष्ट्रपति ने अपना सिर हिलाया। केतन जंगल में अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ता रहा। वह इस जगह को नहीं जानता था और अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अचानक ऊपर से एक व्यक्ति कूद पड़ा और उसे चौंका दिया। उसने अपनी बंदूक पकड़ ली, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। तुम कौन हो? केतन ने चिल्लाते हुए अपने पैर पर बंधी पिस्तौल निकाली। फिर उसने दूसरे पक्ष पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। बैंग बैंग बैंग। वह आदमी एक तरफ लुढ़क गया और उस पर गोली चला दी। बैंग बैंग बैंग। केतन के पैर में गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वह एक पेड़ के पीछे छिपने में कामयाब रहा। फिर उसने पीछे देखा और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ढूंढा, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। अरे वाह! धमाका 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 धमाका। एक गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई, जिससे वह दर्द से कराह उठा। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और दुश्मन की दिशा में अंधाधुंध गोलियां चला दीं। बैंग बैंग बैंग। वह कहाँ है? केतन हैरान रह गया क्योंकि वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? उसने अपने पीछे से एक हल्की हंसी सुनी। उसे ठंड का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपने शरीर को घुमाया और बंदूक का निशाना साधा, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर खींच पाता, उसने अचानक अपने सिर के पीछे एक जोरदार हमला महसूस किया। कितना परेशान करने वाला आदमी है। बुरी बात यह है कि वह गलत आदमी के लिए काम कर रहा है। कुणाल ने अपनी राइफल वापस खींच ली। उसने दुश्मन पर वार करने के लिए अपने हथियार की कुंदधार का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे अभी भी जीवित रहना चाहिए था। अध्याय 164 कब्जा। हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? केतन को होश आते ही यही बात सुनाई दी। उसने ये भी देखा कि वह बंधा हुआ था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने बेहोश होने का नाटक किया और उन लोगों की बातें सुनी जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया था। आखिर राष्ट्रपति ने इस बार किस तरह के व्यक्ति को अपमानित किया? उसने मन ही मन सोचा, बस उन पर नजर रखना। बॉस और बाकी लोग जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। सर, कुणाल अभी भी उनसे संवाद कर रहे हैं। केतन ने जब ये सुना तो वह परेशान हो गया। वह देखना चाहता था कि कौन सा आदमी राष्ट्रपति का अपहरण करने की हिम्मत कर सकता है। बॉस आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह खुद राष्ट्रपति से निपटना चाहते हैं। तुम उस आदमी को राष्ट्रपति कहते हो। वह कचरे से अलग नहीं है। सत्य, वे गलत नहीं हैं। राष्ट्रपति जी। केतन ने मन ही मन आह भरी। तुम लोग कौन हो? मुझे तुरंत रिहा करो। अगर तुम ये रस्सियां खोल दोगे तो मैं तुम्हें 1 मिलियन पेसो दूंगा।
ये राष्ट्रपति की आवाज़ थी। केतन को यह बात अच्छी तरह से पता थी क्योंकि वह 3 साल से उनके अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा था। क्या तुम लोगों ने सुना? उसने कहा कि वह हमें 10 लाख देगा। हा, क्या तुम जानते हो कि हमारा बॉस हमें सालाना कितना वेतन देता है? हमारे जैसे सामान्य अंगरक्षक 10 लाख पैसों से ज़्यादा कमाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हमें पैसे से खरीद सकते हो? केतन को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। एक बॉडीगार्ड सालाना लाखों कमाता है। ये तो बेतुकी बात थी। हाँ, नहीं, रुको, मैं और भी कुछ दे सकता हूँ। 5 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम लोगों को इतना दे सकता हूँ। मुझे रिहा करो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। राष्ट्रपति चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपनी पेशकश बढ़ा दी। ये जीवन और मृत्यु का मामला था, इसलिए उन्हें परवाह नहीं थी कि उन्हें कितना भुगतान करना है। आप 5 मिलियन कहते हैं? ये वास्तव में कोई छोटी राशि नहीं है। दुर्भाग्य से मैं आप जैसे कूड़े से गंदा पैसा स्वीकार नहीं करना चाहता, आदमी ने कहा। केतन ने जोरदार थप्पड़ की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वह अभी भी इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि वह अपने अपहरणकर्ताओं से बच सकता है। उफ, माफ़ करना, मुझे चोट मत पहुंचाओ, राष्ट्रपति ने दयनीय भाव से विनती की। कितना कायर, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में तुम्हें वोट दिया था। यह मेरे जीवन का सबसे बुरा काम था, आदमी चिल्लाया। राष्ट्रपति ने उनसे और भीख नहीं मांगी, लेकिन केतन को उनकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वह राष्ट्रपति की पत्नी की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। या तो वह मर चुकी थी या फिर अभी भी बेहोश थी। उसे अपनी आंखें खोलकर पता चल जाता, लेकिन केतन ने जोखिम नहीं उठाया। उसे नहीं पता था कि दुश्मन उसे देख रहे हैं या नहीं, इसलिए ऐसा करना नासमझी होगी। अचानक केतन ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उसके बाद कई कदमों की आवाज़ आई, जिससे ऐसा लगा कि 5 या उससे ज़्यादा आदमी कमरे में दाखिल हुए हैं। बॉस आ गया है, तुम लोग टालमटोल करना बंद करो। कक्ष के अंदर एक कठोर आवाज़ गूंजी। कदमों की आवाज़ और उनकी आवाज़ों की प्रतिध्वनि से केतन ने अंदाजा लगाया कि वे किसी भूमिगत स्थान में हैं। जल्द ही उसने चैम्बर के बाहर अपने अपहर्ताओं की ऊंची आवाज़ सुनी, नमस्कार बॉस। ये सुनते ही केतन की हृदय गति तेज हो गई। वह आदमी कौन है? तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? एक जिज्ञासु आवाज़ गूंजी। केतन को लगा कि यह आवाज़ उनके अपहरणकर्ताओं के बॉस की है। बॉस, वह राष्ट्रपति के सुरक्षा दल का नेता है। मैं उसे यहाँ लाया हूँ क्योंकि वह एक दिलचस्प व्यक्ति लगता है। केतन इस आवाज़ से परिचित था क्योंकि यह उस आदमी की आवाज़ थी जिसने पहले उन पर हमला किया था। केतन को किसी की आवाज़ अपनी ओर आती सुनाई दी, जिससे वह और भी घबरा गया। ओह, क्या बेहोश होने का नाटक करना मज़ेदार है? एक चंचल आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिससे वह भयभीत हो गया। केतन ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े व्यक्ति को घूरने लगा। वह एक गोरी त्वचा और तीखे चेहरे वाला व्यक्ति था। वह सिर्फ अपनी शक्ल से ही किसी सेलिब्रिटी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक आभा भी थी। तुम कौन हो? केतन ने आसपास के माहौल को देखा और भागने का कोई संभावित रास्ता ढूंढा। उसने देखा कि राष्ट्रपति की बेहोश पत्नी उसके बगल में एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। कमरे पर सरसरी नज़र डालने के बाद उसे दरवाजे के अलावा भागने का कोई और रास्ता नहीं मिला। क्या आप भागने का रास्ता खोज रहे हैं? सामने खड़ा व्यक्ति खुशी से हंस पड़ा। क्या यह आदमी दिमाग पढ़ सकता है? क्या बकवास है? केतन ने भयभीत नज़र से आदित्य को देखा। आदित्य ने केतन की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर अपनी नज़र राष्ट्रपति की ओर घुमाई। अगर यह हमारे प्रिय राष्ट्रपति महोदय नहीं हैं? राष्ट्रपति माराकास ने आदित्य को घबराहट से देखा। पहले थप्पड़ खाने के बाद अब वह लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं कितना असभ्य था कि मैंने अपने प्रिय राष्ट्रपति को अपना परिचय नहीं दिया। मैं आदित्य सक्सेना हूँ, एक साधारण व्यवसायी। आदित्य ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिर उसने एक सिगरेट निकाली और एक सैनिक ने उसे जलाया। मम्मी, सक्सेना, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? राष्ट्रपति ने पूछा। वह नहीं जानता था कि आदित्य कौन है, लेकिन उसका नाम उसे परिचित था। पंडास्वेलम। आदित्य ने हवा में धुआं उड़ाया और हंसा। तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए? तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राष्ट्रपति माराकास का चेहरा पसीने से लथपथ था। वह अपने सामने खड़े आदमी को नहीं समझ पा रहा था और उसे उसका उद्देश्य भी नहीं पता था। आदित्य खड़ा हुआ और राष्ट्रपति की ओर बढ़ा। फिर उसने सिगरेट का जलता हुआ हिस्सा राष्ट्रपति के गालों पर दबा दिया। देखिए राष्ट्रपति महोदय, मैं आपकी नौटंकी से तंग आ चुका हूँ। कानून आपको उचित सजा नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसे अपने हाथों से करूँगा। उफ! केतन ने जब ये देखा तो उसके अंदर अंगरक्षक वाली प्रवृत्ति जाग उठी। रुको, हालांकि राष्ट्रपति ने गलती की है। तुम्हें उसे पुलिस के पास भेज देना चाहिए। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम्हें जेल ही होगी। हाँ, वह सही है, मैं अपने अपराध कबूल करने को तैयार हूँ, राष्ट्रपति ने दयनीय भाव से कहा।
आदित्य ने भौहें सिकुड़ी और सैनिकों को संकेत दिया, जब बॉस बोल रहे हों तो तुम लोगों को चुप रहना चाहिए। सैनिकों ने केतन और अध्यक्ष को तब तक भूसा मारा जब तक कि वे बुरी तरह से जख्मी नहीं हो गए। अध्याय 165 जिंदा दफन टीवी पर लाइव। रुको, आदित्य ने कुर्सी पर झुकते हुए कहा। उसका आदेश सुनकर सैनिकों ने तुरंत उन दोनों की पिटाई बंद कर दी। श्रीमान राष्ट्रपति, क्या आप जानते हैं कि डोनिल के साथ क्या हुआ? आदित्य ने अपने पैर पार कर लिए। राष्ट्रपति ने कुछ नहीं कहा और बस डरे हुए उसकी तरफ देखते रहे। उन्हें लगा कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कानून से नहीं डरता। वह सिर्फ यही सोचकर डर गए थे। हमने उसके शरीर पर शहद लगाया और हमने देखा कि हजारों चींटियां धीरे धीरे उसके मांस को कुतर रही थीं। वह लड़का बहुत दृढ़ निश्चयी है, इसलिए मेरा मानना है कि वह अभी भी जीवित है। आदित्य ने उन्हें ये बताते हुए हंसते हुए कहा। केतन और राष्ट्रपति ने जब ये सुना तो उनकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि डोनिल इस समय किस तरह की पीड़ा से गुजर रहा होगा। मिस्टर सक्सेना, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपनी गलतियां जानता हूं। मैं पुलिस के सामने अपने अपराध कबूल करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, बस मुझे मत मारिए। राष्ट्रपति माराकास उस यातना से नहीं गुजरना चाहते थे जो डोनिल को झेलनी पड़ी थी। बस इसके बारे में सोचकर ही वह डर से कांप उठते थे। यह आपके बस की बात नहीं है श्रीमान राष्ट्रपति। देखिए, मैंने आपकी जान लेने के लिए पहले से ही सारे औजार तैयार कर रखे हैं। उसे दिखाए, आदित्य ने दुष्टता से मुस्कराते हुए कहा। उनके पीछे खड़े सैनिकों ने एक लकड़ी का ताबूत खींचकर राष्ट्रपति के सामने रख दिया। क्या करने की योजना बना रहे हो? कृपया मुझे मत मारो, कृपया मुझे छोड़ दो। ताबूत को देखते ही राष्ट्रपति फूट फूट कर रोने लगे। हमने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार आपको अपने दुश्मनों को जिंदा दफनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्या होगा अगर मैं उसे भी ऐसा ही अनुभव कराऊं। अच्छा लगता है न? मैंने ताबूत के अंदर एक छोटा कैमरा भी रखा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप कैसे संघर्ष करते हैं। हा। आदित्य की हंसी शैतान की आवाज जैसी लग रही थी। मदद करो। राष्ट्रपति वध के लिए तैयार सुअर की तरह चिल्लाए और छूटने की कोशिश की, लेकिन लगातार हिलने डुलने के कारण उन्हें केवल जलन ही हुई। आदित्य ने राष्ट्रपति को इस तरह व्यवहार करते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसे चुप कराओ, उसने अपने पास खड़े सिपाही से कहा। हाँ बॉस, सिपाही ने सिर हिलाया। फिर वह राष्ट्रपति की ओर बढ़ा और उनके मुंह में डक्ट टेप चिपका दिया। केतन ने सिपाही के पैर पर बंधी बंदूक को घूर कर देखा। उसके दिमाग में कई विचार कौंधे, लेकिन अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या तुम उसकी बंदूक छीनने की योजना बना रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारी बाहों की रस्सी धीरे धीरे ढीली हो रही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सैनिकों ने कुछ नहीं देखा? आदित्य की बात सुनकर केतन चौंक गया। फिर उसने देखा कि सैनिक उसकी ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देख रहे थे। मुझे मार डालो, वह ठंडे स्वर में बुदबुदाया। आदित्य ने केतन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि कुणाल ने कहा कि तुम एक दिलचस्प व्यक्ति हो। चिंता मत करो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमने राष्ट्रपति के आसपास के सभी लोगों की जांच की और हम जानते हैं कि उनके अधिकांश नए सुरक्षाकर्मी साफ सुथरे हैं। यही कारण है कि मैंने अपने आदमियों को तुम्हारे अधीनस्थों को न मारने का आदेश दिया। तुम्हारा मतलब है कि मेरे माता अभी भी जीवित हैं? वे कहाँ हैं? ये सुनकर केतन के चेहरे पर चमक आ गई। उसके आदमी अच्छे लोग थे और वह नहीं चाहता था कि वे मरें। ये सही है, लेकिन अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। अभी के लिए आपको हमारे साथ चलना चाहिए और राष्ट्रपति को अपने खेल में पीड़ित होते देखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? केतन एक पल के लिए झिझका। उसने आदित्य की ओर देखा और फिर राष्ट्रपति की ओर जो गुस्से से अपना सिर हिला रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद केतन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अच्छा। आदित्य ने ताली बजाई। चलो चलें। वह उठ खड़ा हुआ और कुणाल के साथ चैम्बर से बाहर निकल गया। बाकी सैनिक उसके पीछे चले गए, जबकि कुछ सैनिकों ने तीनों बंधकों को पकड़ लिया। शाम हो चुकी थी और आदित्य उन्हें दूर एक पहाड़ पर ले गया जहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। केतन ने सैनिकों के एक समूह को जमीन खोदते देखा। उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वह करीब 10 फीट गहरा था। आदित्य राष्ट्रपति के सामने बैठ गया और चंचल स्वर में पूछा, श्रीमान राष्ट्रपति, क्या आपको अपना अंतिम विश्राम स्थल पसंद है? ममनन। एक देश का हर व्यक्ति तुम्हारे अंतिम क्षण देखेगा। चिंता मत करो, आदित्य ने हंसते हुए कहा। उसे ताबूत के अंदर रख दो, उसने सैनिकों से कहा। इस समय राष्ट्रपति की पत्नी पहले से ही जाग चुकी थी, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने शिकायत की तो ये लोग उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। वह बस देखती रही कि कैसे सैनिकों ने उसके संघर्षरत पति को ताबूत में डाल दिया। इस दृश्य ने उसे भयभीत कर दिया। सैनिकों ने राष्ट्रपति के चेहरे पर लगी टेप हटा दी। हेल्प, मुझे मत मारो।
सैनिकों ने राष्ट्रपति की चीखों पर ध्यान नहीं दिया और ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। फिर उन्होंने उसे धीरे धीरे गड्ढे में उतारा। क्या यह अभी टीवी पर लाइव है? केतन ने आदित्य को सैनिकों से यह पूछते हुए सुना। हाँ बॉस, यह अब टीवी पर लाइव है, एक सैनिक ने उसे ताबूत के अंदर की स्थिति का लाइव स्ट्रीम दिखाते हुए जवाब दिया। वैदेही, ध्यान रखना कि वह हमारा नाम न बोले। आदित्य ने संचार उपकरण पर वैदेही से बात की। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लाइव सेक्शन प्रसारण 10 सेकंड के लिए विलंबित है। अगर उसने हमारे बारे में कुछ कहा तो मैं उसके शब्द म्यूट कर दूंगी, वैदेही ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यह अच्छा है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें लाइव सेक्शन प्रसारण की ओर घुमाईं। वह देख सकता था कि राष्ट्रपति ताबूत के अंदर क्या कर रहे थे। वह उनकी भयभीत चीखें भी सुन सकता था। एक बार फिर महारालिका के नागरिक उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्होंने राष्ट्रपति को जिंदा दफनाए जाने का लाइव प्रसारण देखा। खबर सुनकर सरकार और अधिकारी सतर्क हो गए। उन्होंने राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर ज़ारा नाइक ने अपने चेहरे पर झिझक भरे भाव के साथ लाइव सक्सेना का प्रसारण देखा। वह इस घटना के अपराधी को जानती थी, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। आदित्य, मैं दिखावा करूंगी कि मुझे इस मामले में तुम्हारी संलिप्तता के बारे में नहीं पता, उसने मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 166 ने पूरे देश को झकझोर दिया। क्या वह राष्ट्रपति हैं? क्या ये सच है? यह नकली तो नहीं है, है ना? उन्होंने वास्तव में राष्ट्रपति को जिंदा दफना दिया और उन्होंने इसका रिकॉर्ड भी बनाया। महारालिका के नागरिक हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी है जो राष्ट्रपति को जिंदा दफनाने की हिम्मत कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने पूरे देश में इसका प्रचार भी किया। सोशल मीडिया पर इस चौंकाने वाले लाइव फुटेज के जारी होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए जिम्मेदार समूह ने एक टेलीविजन नेटवर्क को भी हैक कर लिया और वीडियो को लोगों के सामने प्रदर्शित कर दिया। महारालिका के सशस्त्र बलों के कमांडर के कार्यालय के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ लाइव सेक्शन का प्रसारण देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य वास्तव में इतना चौंकाने वाला कुछ करेगा। वह आदमी, क्या उसे डर नहीं है कि मैं उसकी पीठ में छुरा घोंप दूंगा? उसने खुद से कहा। उसे पहले से ही पता था कि आदित्य राष्ट्रपति को खत्म कर देगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि आदित्य वास्तव में इतना हंगामा खड़ा कर देगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपना फोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ को फोन किया। खोज में बहुत ज्यादा शामिल न हो, बस सबको दिखाओ और उन्हें ये सोचने दो कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। जी श्रीमान। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने कुछ और लोगों को बुलाया और उनसे भी यही बात कही। इस घटना के बाद पुलिस और सरकार के लिए बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। उन्होंने अपना फोन रखते हुए हंसते हुए कहा, हाय मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, छोड़ा। भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुम्हें परेशान करूंगा, छोड़ा। आदित्य ने राष्ट्रपति को ताबूत के अंदर संघर्ष करते हुए लाइव फुटेज देखा। उन्होंने राष्ट्रपति की पत्नी को भी लाइव वीडियो दिखाया, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप रो पड़ी। मैं यह नहीं देखना चाहती, वह अपने पैरों को पकड़ते हुए रो पड़ी। आदित्य ने अपनी नजरें उससे हटा लीं और सिपाहियों से कहा, चलो यहाँ से निकल चलें, ध्यान रहे कि कोई निशान न रह जाए। हाँ बॉस। आदित्य वहां से चले गए, जबकि उनके कुछ अधीनस्थ वहां अपने निशान साफ करने के लिए रुके रहे। गाड़ी के अंदर, बॉस, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? कुणाल ने राष्ट्रपति की पत्नी की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह अभी भी उपयोगी हो सकती है। माराकास परिवार के पास एक निजी सेना है। हालांकि हमने पहले ही राष्ट्रपति को खत्म कर दिया है, माराकास परिवार अभी भी उन्हें नियंत्रित कर सकता है। हम उन सैनिकों को नियंत्रित रखने के लिए सौदेबाजी की चिप के रूप में उसका उपयोग करेंगे, आदित्य ने अपनी बाहें पार करते हुए कहा। कुणाल ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या आपने नहीं कहा था कि उन पर केवल राष्ट्रपति का ही नियंत्रण है? आदित्य ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ये पहले की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ आकस्मिक योजनाएं थीं। आखिरकार वह पूरी तरह से मूर्ख नहीं थे। वैदेही के अनुसार राष्ट्रपति ने अपने बेटे को अपनी निजी सेना को नियंत्रित करने का अधिकार दिया था। ये सुनकर कुणाल के चेहरे पर गंभीर भाव उभरे। उसने सुझाव दिया, क्या हम उन पर तब हमला करें जब वे तैयार नहीं हैं? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत जोखिम भरा है। महारालिका के सहयोगी दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर हम उन लोगों से भिड़ेंगे तो इस प्रक्रिया में हमारे कई लोग मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं अपने मूर्खतापूर्ण सुझाव के लिए क्षमा चाहता हूँ, बॉस। कुणाल ने अपना सिर नीचे कर लिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया और कहा, ठीक है, चलो वैदेही के लोगों के हमारे लिए कोई रणनीति बनाने का इंतजार करते हैं। हाँ बॉस। वैसे बॉस, आप उस आदमी के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? कुणाल ने पूछा। आदित्य समझ गया कि वह किसकी बात कर रहा है।
तुम्हारा मतलब राष्ट्रपति के अंगरक्षक से है? कुणाल ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैं कह सकता हूं कि उसमें क्षमता है। अगर उसे उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वह हमारे कुलीन सैनिकों जितना ही शक्तिशाली होगा। वह 3 साल से अधिक समय से राष्ट्रपति के साथ भी है, इसलिए वह माराकास परिवार की छिपी हुई संपत्ति को हासिल करने में हमारी मदद कर सकता है। आदित्य ने अपने शब्दों पर गहराई से सोचा। कुणाल का सुझाव तो अच्छा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे केतन पर पूरी तरह भरोसा कर पाएंगे या नहीं। मैं वैदेही को इस बारे में बता दूंगा, उसने कहा। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद समूह फोर्ब्स पार्क में हवेली में वापस आ गया। उनके पहुंचने पर सैनिकों ने तुरंत केतन और राष्ट्रपति की पत्नी को तहखाने के अंदर रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हवेली के कर्मचारी उन्हें न देखें। हालांकि आदित्य उनके प्रति बहुत उदार था, लेकिन वे शायद उसके तरीकों को पूरी तरह से स्वीकार न कर पाएं, इसलिए उनसे कुछ बातें छिपाना बेहतर था। नौकरानियों में से वह केवल सोफिया पर भरोसा कर सकता था, जबकि बाकी अभी भी संदिग्ध थे। मैं अपने आदमियों से मिलना चाहता हूँ, कृपया मुझे उनसे मिलने दो, केतन ने कुणाल से विनती की। कुणाल ने जब उसकी दलील सुनी तो वह झिझका। मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, मुझे बॉस की राय लेनी चाहिए। यहीं रुको, उसने कहा और फिर आदित्य को ढूंढने के लिए ऊपर चला गया। कुणाल ने आदित्य को लिविंग रूम में वैदेही से बातें करते हुए पाया। आदित्य ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? कुणाल ने वैदेही से नजरें हटाकर आदित्य को घूरा। बॉस, वह लड़का अपने साथियों से मिलना चाहता है। आदित्य ने सोच समझकर अपनी ठोड़ी रगड़ी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि वह हमारे बारे में कुछ न बोले, उसने जवाब दिया। समझ गया बॉस, व्यवधान के लिए क्षमा करें। कुणाल ने सिर झुकाया और तुरंत वहां से चला गया। वह वापस बेसमेंट में गया और केतन के अधीनस्थों को बंद करने के लिए जिम्मेदार लोगों को बुलाया। सर कुणाल, क्या बॉस की तरफ से कोई आदेश है? दूसरी तरफ से व्यक्ति ने पूछा। बॉस ने केतन को अपने अधीनस्थों से बात करने की अनुमति दी है। वीडियो कॉल फंक्शन चालू करें ताकि वह उन्हें देख सके। कुणाल ने केतन को अपना फोन देने से पहले कहा, ये लो, तुम्हारे पास उनसे बात करने के लिए 5 मिनट हैं। केतन ने जल्दी से फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। उसने देखा कि उसके अधीनस्थ एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक साथ इकट्ठे हुए थे। हथियारबंद सैनिक उन पर नजर रख रहे थे। उसके ज्यादातर अधीनस्थों के शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उनमें से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। उसके अधीनस्थ भी उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए। उनके पास सिर्फ 5 मिनट का समय था, इसलिए उन्होंने सिर्फ सभी की हालत के बारे में बात की। अध्याय 167 80वां दिन। सरकार, सेना और पुलिस के संयुक्त प्रयासों के बावजूद भी वे राष्ट्रपति का पता लगाने में विफल रहे। अंत में वे केवल ये देख पाए कि ऑक्सीजन की कमी से उनका धीरे धीरे दम घुट रहा था। उनके अंतिम क्षण सभी के मन में गहराई से अंकित हो गए। कुछ लोग डरे हुए थे, लेकिन महारालिका के अधिकांश नागरिकों का मानना था कि राष्ट्रपति को ऐसा ही परिणाम मिलना चाहिए था। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद देश के उपराष्ट्रपति ने अस्थायी रूप से नेता के रूप में कार्य किया। उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के सहयोगी थे, लेकिन हाल की घटना के बाद उन्होंने अब अत्याचारी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। वह देश के धन के साथ अधिक पारदर्शी हो गई और उसने सरकारी अधिकारियों के बीच गोपनीय धन पर भी रोक लगा दी। इस कदम से उस पर दबाव कम हो गया, लेकिन वह अभी भी उस रहस्यमय समूह की उपस्थिति के कारण तनाव में थी जिसने राष्ट्रपति की मृत्यु का कारण बना। माराकास परिवार के सहयोगी उनके साथ काम करने में हिचकिचा रहे थे। वे माराकास परिवार के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। वे सभी रहस्यमय संगठन से डरे हुए थे, खासकर राष्ट्रपति के बारे में घटना के परिणाम देखने के बाद। नवंबर एप्सिलॉन लज़ कॉम 1 हफ्ते से ज्यादा समय बाद माराकास परिवार और उनके सहयोगी एक गुप्त हॉल में एकत्र हुए। मुख्य सीट पर बैठे व्यक्ति देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शारा बुटेटे थे। कमरे के अंदर लोगों को देखते हुए उनके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उनके बगल में राष्ट्रपति के सबसे बड़े बेटे अलेक्जेंडर माराकास बैठे थे। वह काफी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे उन्हें कम आकर्षक बना रहे थे। उनमें अहंकार की भावना भी थी जो दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों में आम थी। सबको हमें एक साथ रहना चाहिए। अगर हम अभी अलग हो गए तो पर्दे के पीछे छिपे दुश्मन हमारे खिलाफ अपने नुकीले दांत दिखाएंगे। अलेक्जेंडर माराकस ने अपने चेहरे पर एक धार्मिक भाव के साथ अपनी राय व्यक्त की। उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें बहुत प्रभावित नहीं किया। वास्तव में इससे उन्हें बहुत खुशी हुई। हालांकि उनकी मृत्यु ने माराकस परिवार के लिए बड़े नतीजे पैदा किए, लेकिन यह अलेक्जेंडर के लिए भी एक अवसर था। उन्हें किसी तरह से अपने पक्ष में स्थिति को बदलने के लिए उनकी नींव का उपयोग करना था। दुश्मन भले ही मजबूत हो, लेकिन उन्हें माराकस परिवार की शक्ति पर विश्वास था। मेरे पास अभी भी परिवार की जमा पूंजी है और पिता के काले धन भी मेरे हाथ में हैं, उसने मन ही मन सोचा। शारा बुटेटे अलेक्जेंडर की हरकतों से नाखुश थी।
यह आदमी अपने पिता की मौत के बाद भी बहुत बड़ा और ताकतवर होने का दिखावा कर रहा है। देखते हैं कि अगर माराकास परिवार पर उस रहस्यमयी संगठन द्वारा हमला किया जाता है तो क्या तुम अभी भी इधर उधर घूम सकते हो। गुप्त हॉल के अंदर मौजूद लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग अब माराकास परिवार के साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन वे तुरंत उनसे अलग नहीं हो सकते थे क्योंकि हाल ही में हुई घटना के बावजूद वे अभी भी एक विशालकाय व्यक्ति थे। सर अलेक्जेंडर, मुझे लगता है कि हमें अभी चुप रहना चाहिए। हमें कोई निर्णय लेने से पहले रहस्यमयी संगठन की जांच करनी चाहिए, किसी ने सुझाव दिया। ये सुनकर अलेक्जेंडर भौंचक्का रह गया। उसने देखा कि दूसरे लोग भी यही सोच रहे थे, इसलिए उसने उन पर गुस्सा नहीं किया। ये कमीने लोग, हमारे परिवार से सारा पैसा लेने के बाद भी वे मेरी बात सुनने से इनकार करते हैं। ये सब कृतघ्न लोग हैं। उसने अपने दिल में गुस्से से कोसा। अलेक्जेंडर के चेहरे पर मुस्कान देखकर शारा बुटेटे की मुस्कान ठंडी हो गई। उस बदसूरत चेहरे को देखो, वह मन ही मन हंस पड़ी। सर अलेक्जेंडर, मुझे लगता है कि हमें सभी की राय सुननी चाहिए। हमें अभी भी रहस्यमय संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिना आवश्यक तैयारी के उनके खिलाफ जाना नासमझी होगी। इस समय हमें हाल ही में हुई घटना से होने वाले नुकसान को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शारा बुटेटे ने कहा। ये सुनकर अलेक्जेंडर के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वह उसकी बातों को खारिज नहीं कर सका। उपराष्ट्रपति शारा बुटेटे उनके समूह में उससे ज्यादा प्रभावशाली थे, इसलिए वह अपने गुस्से को चुपचाप निगल सकता था। मैं समझता हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। आदित्य को रहस्यमयी ऐप मिले 80 दिन हो चुके थे। ऐप के अनुसार उसे अपने 100वें दैनिक इनाम का दावा करने के बाद और जानकारी मिलेगी। तब तक सिर्फ 20 दिन बचे थे, लेकिन उसे कोई उत्साह नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय तक ज़ॉम्बी वायरस भी फैल जाएगा। हालांकि उसने पहले से ही कुछ तैयारियां कर ली थीं, लेकिन उसे लगा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। बॉस, आप क्या सपना देख रहे हैं? एक आवाज ने उसे उसकी मूर्छा से जगाया। आदित्य ने पलट कर देखा तो क्रिजिया उसकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कोई बात नहीं, मैं तो बस भविष्य के बारे में सोच रहा था, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्रिजिया उसके पास बैठ गई। उसने उसके हाथ से वाइन का गिलास लिया और उससे शराब पीने लगी। फिर उसने पूछा, क्या तुम ज़ॉम्बी वायरस के बारे में चिंतित हो? आदित्य ने अपनी कुर्सी पर झुककर जवाब दिया। मार्कास परिवार और लक्ष्मण वर्मा मंजानों से निपटना आसान है। मुझे नहीं पता कि ज़ॉम्बी वायरस फैलने पर हमारा क्या होगा। क्रिजिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए शराब का गिलास मेज पर रख दिया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आदित्य उसके कोमल भाव से आश्चर्यचकित हुआ। क्रिजिया ने हंसते हुए कहा, मैं बस खुश हूं कि अब तुम मुझसे सावधान नहीं रहते। क्या ऐसा है? आदित्य ने उसकी बातों पर मुस्कुराया। क्रिजिया ने पहले ही खुद को साबित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करने का उसका हालिया मिशन एक बड़ी सफलता थी। वह एक $50 बिलियन हासिल करने में सफल रही, जो कि उसने उसे बताई गई राशि से 50% अधिक था। आदित्य को यह नहीं पता था कि उसने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से इतनी बड़ी रकम कैसे उधार ली, और उसने उससे विस्तृत जानकारी लेने की भी जहमत नहीं उठाई। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सारा पैसा खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं, जल भंडारण सुविधाएं, सौर ऊर्जा योजनाएं और कई अन्य चीजें बनाने में निवेश किया, जो सर्वनाश के दौरान बहुत उपयोगी साबित होंगी। आपको दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, बॉस। पूरी दुनिया को बचाना आपका काम नहीं है। क्रिजिया ने शराब का एक और घूंट लेने से पहले कहा। आदित्य केतन की बातों से हैरान रह गया। वह सही थी। रहस्यमयी ऐप ने उसे दुनिया को बचाने या ज़ॉम्बी वायरस को रोकने के लिए नहीं कहा था। उसने बस अपने दिमाग में यह विचार इसलिए डाला क्योंकि उसे लगा कि उसे जो जानकारी मिली है उसके साथ कुछ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह इतना आसान था। अध्याय 168 नए अधीनस्थों को प्रशिक्षित करें। अध्याय 168 नए अधीनस्थों को प्रशिक्षित करें। अगले दिन आदित्य अपने बंदियों की जांच करने के लिए तहखाने में गया। सुप्रभात मालिक। सुप्रभात मालिक। तहखाने की रखवाली कर रहे सैनिकों ने आदित्य को देखते ही उसका स्वागत किया। आदित्य ने हाथ हिलाकर उनसे पूछा, वे दोनों कैसे हैं? अंगरक्षक तो ठीक है, लेकिन दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी की हालत ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वह ठीक से खाना नहीं खा रही हैं। सिपाही ने रुककर कहा, डॉक्टर माहेश्वरी उनकी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही थीं। क्या ऐसा है? आदित्य ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए दरवाजा खोलो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ मालिक, सैनिक ने कहा और चाबी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने केतन और राष्ट्रपति की पत्नी को देखा। वे अब उस तरह से बंधे हुए नहीं थे जैसे वे पहली बार आए थे, लेकिन उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी थे। आदित्य ने जानबूझकर केतन की परीक्षा लेने के लिए यह व्यवस्था की थी, लेकिन भागने के इतने सारे मौके होने के बावजूद उस आदमी ने कुछ भी अजीब नहीं किया।
केतन ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया, जबकि दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी ने नाक सिकुड़कर उनसे नजरें फेर लीं। मुझे पता है कि तुम दोनों मेरी व्यवस्था से असंतुष्ट हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे प्रति नरमी बरत रहा हूँ। मेरे सभी दुश्मन पहले से ही नरक में हैं, लेकिन तुम यहाँ मुझसे मुफ्त भोजन और मुफ्त आवास का आनंद ले रहे हो। आदित्य ने मजाकिया लहजे में कहा और एक सीट पकड़ ली। तुम यहाँ क्यों आए हो? केतन ने सीधे उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह भागने की कोशिश करना पहले ही छोड़ चुका था। वह जानता था कि उन सभी सैनिकों की निगरानी में यहाँ से बिना पकड़े जाना असंभव था। उसे ये भी लगा कि आदित्य के पास उसे आगे बढ़ाने की कोई योजना है, इसलिए उसने उस दिन आने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वह भ्रष्ट राजनेताओं के लिए काम करके तंग आ चुका था और उसे लगा कि अगर वह आदित्य के लिए काम करता है तो उसके पास विकास के लिए बहुत जगह है। यह विचार उसके दिमाग में तब आया जब उसने देखा कि वह क्या करने में सक्षम था। आदित्य भी अपने सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करता था और वह उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार नहीं करता था। यही वह निर्णायक कारक था जिसने उसे विश्वास दिलाया कि आदित्य के लिए काम करना बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। आदित्य अपनी कुर्सी पर झुककर मुस्कुराया। पिछले कुछ दिनों में उसने जानबूझकर केतन को अपनी कुछ ताकत दिखाई थी और ऐसा लग रहा था कि वह उसके जाल में फंस गया था। केतन को इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह आदित्य की हथेली में नाच रहा था। आदित्य ने दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी की ओर देखा और कहा, आज मेरे लोग आपको कमांडिंग जनरल के पास ले जाएंगे। तुमने क्या कहा? वह उसके शब्दों से स्पष्ट रूप से हैरान थी। उसने सोचा कि वह उसे उसके जीवन के अंत तक बंद रखेगा। यहाँ कोई आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम और भी सुंदर दिख सको। आदित्य ने उसकी थकी हुई सूरत को देखते हुए उससे कहा। वह उसकी जांच करने वाली निगाह से शर्मिंदा थी, लेकिन वह अंततः इस तहखाने से बाहर निकलने के विचार से आशा से भी भरी थी। वह अपने चेहरे पर मुस्कान को रोक नहीं सकी। ठीक है, आदित्य ने केतन की ओर दृष्टि घुमाकर कहा, जहां तक तुम्हारी बात है, मेरे पीछे आओ। केतन की आंखों में चमक आ गई और उसने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वह आदित्य के पीछे पीछे बेसमेंट से बाहर आया और वे जल्द ही एक वाहन के सामने पहुंच गए। अंदर आओ, आदित्य ने उसका कंधा थपथपाया। केतन को थोड़ा घबराहट महसूस हुई क्योंकि वाहन के अंदर सशस्त्र सैनिक थे, लेकिन फिर भी वह अंदर चला गया। आदित्य शांति से उसके पास बैठ गया और ड्राइवर से कहा, चलो चलें। क्या तुमने सोचा है कि तुम क्या करोगे? आदित्य ने अचानक पूछा। केतन को लगा कि आदित्य सैनिकों से बात कर रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। तुम चुप क्यों हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। केतन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा, सर, क्या आप शायद मुझसे बात कर रहे हैं? मैं और किससे बात कर रहा हूँ? आदित्य ने हंसते हुए पूछा। माफ कीजिए सर, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे उपयोगी पाते हैं तो मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा। केतन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। आदित्य उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, जिससे केतन थोड़ा असहज हो गया। उसने सोचा कि शायद आदित्य की उसमें रुचि खत्म हो गई है। लगभग 20 मिनट की यात्रा के बाद वे एक पुरानी 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। ड्राइवर ने गाड़ी इमारत के सामने खड़ी कर दी, जहां सैनिकों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा था। आदित्य गाड़ी से बाहर निकला। नमस्कार बॉस, भवन की रखवाली कर रहे सैनिकों ने उसका अभिवादन किया। केतन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके पीछे चला गया। आदरपूर्वक, हमें बिल्डिंग के अंदर ले चलो, आदित्य ने कहा। हाँ बॉस। 2 सैनिकों ने उन्हें अंदर ले जाने की पहल की। केतन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? आदित्य ने केतन की ओर सिर घुमाते हुए पूछा। केतन ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, क्या आप अपने अधीनस्थों से मिलना नहीं चाहते? ये सुनकर केतन की आंखें खुशी से चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है कि वे यहाँ हैं? आदित्य ने सिर हिलाया। ये सही है, हम यहाँ हैं बॉस। केतन उत्सुकता भरी निगाहों से दरवाजे की ओर देख रहा था। जब सिपाहियों ने दरवाजा खोला तो केतन ने देखा कि उसके माथात अंदर ताश खेल रहे थे। वे बिल्कुल भी बंदी नहीं लग रहे थे। सर केतन, आप लोग। केतन ने अपने आंसू रोके और अपने अधीनस्थों की ओर देखा। उनमें से कोई भी गायब नहीं था। आदित्य ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनके पुनर्मिलन को देखा। उसने उन्हें परेशान नहीं किया और शांति से समूह की प्रतीक्षा की। एक सैनिक ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसी का नाटक किया। केतन ने ये देखा और वह तुरंत आदित्य की ओर क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुराया। मैं क्षमा चाहता हूँ सर, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। आदित्य को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने हल्के से हाथ हिलाया। आप लोग विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित विशिष्ट अंगरक्षक हैं। मुझे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। यदि आप मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं तो मुझे आपको अपने साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं है, उसने बैठते हुए कहा।
केतन और उसके अधीनस्थों ने जब उसकी बातें सुनी तो उनके चेहरे पर दिलचस्पी दिखाई दी। अध्याय 169 केतन का पहला मिशन। अध्याय 169 केतन का पहला मिशन। आदित्य के संगठन ने सबके नाक के नीचे अध्यक्ष को अपने कब्जे में ले लिया। उसके आसपास योग्य लोग थे और वे उसके गुट का हिस्सा बनना चाहते थे। कौन नहीं चाहेगा कि उसे अपने अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम करने का अवसर मिले। आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, सर? केतन ने गंभीर भाव से पूछा। आदित्य मुस्कुराया और अपने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने ये देखा और उसे एक फोल्डर थमा दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मार्कास परिवार और उनके सहयोगियों से निपटो। आदित्य खड़ा हुआ और उसने फोल्डर केतन को थमा दिया। उस फोल्डर के अंदर एक दस्तावेज है जिसमें तुम्हारे लक्ष्यों की सूची है। उनमें से सभी जघन्य अपराधी नहीं हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें अलग तरीके से पहचानना चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी जानना है वह दस्तावेज में लिखा है। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? केतन और उसके अधीनस्थों ने उसकी बातें सुनकर मुंह बिचक दिया। मराकस परिवार बहुत शक्तिशाली था और उनके पास एक निजी सेना भी थी। उनके जैसे अंगरक्षक मराकस परिवार जैसे विशालकाय के सामने शक्तिहीन थे। सर, हम केवल 22 हैं। हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। केतन को लगा कि यह असंभव है। हालांकि वह आदित्य के लिए काम करना चाहता था, लेकिन वह अपने अधीनस्थों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। आपको एनपीए के विनाश के बारे में पता है न? केतन और अन्य लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। एनपीए के विनाश की खबर इंटरनेट पर थी, इसलिए वे इसके बारे में जानते थे। मैंने उनके बेस पर हमला करने के लिए केवल 20 लोगों को भेजा था। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? उन 20 लोगों ने एनपीए के मुख्य बेस में तैनात 800 सैनिकों में से आधे से अधिक को मार डाला और उनके 3 नेताओं को भी पकड़ लिया। आदित्य के शब्दों ने उन्हें चौंका दिया। तुम्हारा मतलब है कि तुम एनपीए के विनाश के लिए जिम्मेदार थे? केतन ने अविश्वास से उसे देखा। तुम्हारा मिशन उससे कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम लोगों को इस तरह के मिशन के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक सहायक दल के रूप में भेजूंगा। तुम्हारा काम उस फोल्डर के अंदर दस्तावेज में लिखा हुआ है। कुछ ही देर में मेरा एक अधीनस्थ तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ आएगा। अच्छा काम करो और तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। आदित्य ने अपने सामने खड़े लोगों को देखते हुए कहा। उसने जो मिशन उन्हें दिया था वह इतना मुश्किल नहीं था और उसे विश्वास था कि वे इसे पूरा कर लेंगे। एक तरह से यह मिशन उनके गुट का हिस्सा बनने से पहले की एक औपचारिकता मात्र था। हमें खुद को साबित करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सर। हम आपको निराश नहीं करेंगे। केतन ने कृतज्ञतापूर्वक अपना सिर झुकाया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। ये कहकर वह बिल्डिंग से बाहर चला गया। केतन ने अपने हाथ में रखे फोल्डर को देखा और उसे खोला। सर, मैंने सुना है कि मिस्टर सक्सेना के सैनिक 6 अंकों के आंकड़े पैसों में कमाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उनका मिशन पूरा कर सकेंगे। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं। उनके एक अधीनस्थ ने कहा। हाँ, हमने ये भी देखा कि उनके उपकरण सेना के पास मौजूद उपकरणों से भी अधिक उन्नत हैं। उन्होंने ये उपकरण अवश्य ही विदेश से मंगवाए होंगे। ये हमारे लिए एक अवसर है। हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। केतन ने दस्तावेज को देखने से पहले कहा। उनका काम इतना जटिल नहीं था। वे केवल माराकास परिवार के गुट में प्रबंधक स्तर के कर्मियों का अपहरण करने के लिए जिम्मेदार थे। उनका सबसे कठिन काम गुट के एक संस्थापक सदस्य को खत्म करना था जो महारलिका का वर्तमान सेनेटर था। दस्तावेज का वह हिस्सा पढ़ते ही केतन की आंखें गंभीर हो गईं। अचानक कुछ लोग कमरे में दाखिल हुए। उनका नेतृत्व एक लंबा, गहरे रंग का आदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे जिससे वह बहुत ही डरावना लग रहा था। उसके पीछे चल रहे लोग भी कमजोर नहीं लग रहे थे। केतन और उसके अधीनस्थों ने जब इन लोगों को देखा तो वे घबरा गए। वे कुणाल और उसके आदमियों से काफी अलग थे। ये लोग कौन हैं? मैं करण हूँ, बॉस का दाहिना हाथ। करण ने सख्त आवाज में अपना संक्षिप्त परिचय दिया। मैं आप लोगों को आपके मिशन के बारे में जानकारी दूंगा। आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। करण ने उन्हें अपने मिशन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उन्हें कुछ उपयोगी टिप्स और सुझाव भी दिए। उन्हें उनके मिशन के बारे में बताने के बाद करण ने उन्हें उनके उपकरण और हथियार दिए। आपको मिशन के लिए उनकी आवश्यकता होगी और आप उन्हें अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि अगर मुझे पता चला कि आप उन वस्तुओं का उपयोग अपने व्यक्तिगत एजेंडे के लिए कर रहे हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको दंडित करूंगा। क्या आप समझे? हाँ सर, केतन और अन्य लोगों ने गंभीरता से उत्तर दिया। आपके मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए यह आदमी आपका पीछा करेगा। करण ने एक काले रंग के आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। वह केतन था और बाकी लोग उस आदमी को घूर रहे थे जिसका वह उल्लेख कर रहा था। वह 6-3 फीट लंबा था और काफी अच्छी कद काठी का था।
सिर्फ उसकी शक्ल से ही पता चलता है कि वह ओलेवेंडे यूनिट का सदस्य था। कोडनेम 07। केतन और अन्य लोग उस आदमी को घूर रहे थे जिसका वह जिक्र कर रहा था। वह 6-3 फीट लंबा था और काफी हट्टा-कट्टा था। सिर्फ उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वह यूएफसी का कोई पेशेवर फाइटर है। तुम्हारे पास अपना मिशन पूरा करने के लिए 3 दिन हैं। जाओ, करण ने सख्ती से चिल्लाया। जी श्रीमान। कोडनेम 07 केतन के समूह के साथ इमारत से बाहर निकल गया। नमस्ते सर, मेरा नाम केतन है, आपसे मिलकर खुशी हुई। केतन ने कोडनेम 07 का विनम्रता से अभिवादन किया। उसने भी बाद वाले की ओर अपना हाथ बढ़ाया। कोडनेम 07 भावशून्य भाव से उसे घूर रहा था। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने केतन के बढ़े हुए हाथ को देखा ही नहीं, जिससे केतन के अधीनस्थों के माथे पर निराशा के भाव उभर आए। मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे कोडनेम 07 या 7 ही कह सकते हैं, उसने एकदम सही अंग्रेजी में कहा। केतन को कोडनेम 07 से कोई नाराजगी नहीं थी। वह बस उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, हम आपकी देखभाल में रहेंगे सर 7। कोडनेम 07 ने शांति से अपना सिर हिलाया। चलो चलें, हमारे पास मिशन पूरा करने के लिए केवल 3 दिन हैं, उन्होंने कहा जैसे ही वह उनके सामने वाहन के अंदर बैठे। उनके लिए 5 वाहन तैयार किए गए थे, 3 सेडान और 2 एसयूवी। हमारा पहला लक्ष्य अलेक्जेंडर माराकास है। मुझे लगता है आप लोग उससे परिचित होंगे। कोडनेम 07 ने केतन को अलेक्जेंडर की एक तस्वीर देते हुए कहा। अध्याय 170 आपका उद्देश्य क्या है? केतन को आश्चर्य हुआ जब कोडनेम 07 ने इस नाम का उल्लेख किया। उसने लक्ष्यों की सूची में अलेक्जेंडर का नाम नहीं देखा था। वह आपके लक्ष्यों में शामिल नहीं था, लेकिन बॉस ने उसे आप लोगों का परीक्षण करने के लिए सूची में शामिल किया है, कोडनेम 07 बोला जब उसने उनकी स्तब्ध अभिव्यक्ति देखी। मैं समझ गया। ये सुनकर केतन शांत हो गया। ऐसा लगता है कि मिस्टर सक्सेना को अभी भी हमारी वफादारी पर शक है। हालांकि मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। लक्ष्य वर्तमान में मकाती शहर में अपने अवकाश गृह में है। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 अंगरक्षक हैं, लेकिन वे पूरे हवेली में फैले हुए हैं। हमें लक्ष्य की देखभाल करने से पहले उन्हें एक एक करके खत्म करने की जरूरत है, कोडनेम 07 ने शांति से कहा और उन्हें एक आईपैड दिखाया जिसमें अलेक्जेंडर की अपने अवकाश गृह में एक तस्वीर प्रदर्शित थी। केतन ने सदमे को दिल में दबाए हुए फोटो को देखा। अलेक्जेंडर जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करना मुश्किल था, लेकिन आदित्य के समूह ने उन्हें आसानी से हासिल कर लिया। उनकी खुफिया जानकारी जुटाना देश की आधिकारिक सूचना एकत्रण संस्था महार्लिका खुफिया एजेंसी से भी अधिक शक्तिशाली है। कोडनेम 07 ने उन्हें अलेक्जेंडर के आसपास मौजूद अंगरक्षकों के बारे में भी जानकारी दी और यहां तक कि लाइव फुटेज भी थी। अगर हम अब भी इन सारी जानकारियों के साथ अलेक्जेंडर को नहीं पकड़ पाए तो। केतन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। समूह को लाउंज बार के सामने पहुंचने से पहले 20 मिनट से अधिक समय तक यात्रा करनी पड़ी। चलो अपनी गाड़ियां यहीं पार्क करते हैं, कोडनेम 07 ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले कहा। केतन और बाकी लोग भी गाड़ी से बाहर निकले और लाउंज बार की तरफ देखने लगे। ये जगह बंद थी, इसलिए आसपास कोई नहीं था। मेरे पीछे आओ, कोडनेम 07 ने समूह का नेतृत्व किया। उसने उन्हें अलग अलग चलने का आदेश दिया क्योंकि यदि वे एक साथ चलेंगे तो वे स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। जल्द ही एक विशाल हवेली उनकी नज़र में आ गई। ये योजना है। आदित्य क्रिजिया और काल के साथ कमांडिंग जनरल के कार्यालय गए। जब वे सैन्य मुख्यालय पहुंचे तो एक उच्च पदस्थ सैनिक उनका स्वागत करने आया। जनरल रिवेरा इस समय किसी से बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको अपने कार्यालय तक ले जाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, सैनिक ने विनम्रता से कहा। ये सुनकर आदित्य ने सिपाही की ओर मुस्कुराकर देखा। वह जानता था कि कमांडिंग जनरल दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी का मनोरंजन कर रहे थे। कृपया आगे बढ़िए, सिपाही ने अपना सिर हिलाया और उन्हें कमांडिंग जनरल के कार्यालय में ले गया। दस्तक दस्तक दस्तक। कार्यालय में प्रवेश करने पर आदित्य ने दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी को कमांडिंग जनरल के साथ बात करते देखा। वह बहुत ही उत्तेजित दिख रही थी क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों में जो भी शिकायतें अनुभव की थीं उन्हें सामने रख दिया था। उसने आदित्य के समूह के आने पर भी ध्यान नहीं दिया। जब कमांडिंग जनरल ने अपनी नज़रें उससे हटाईं, तभी उसे एहसास हुआ कि कार्यालय में कोई आया है। हेलो जनरल, दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर कांप उठीं। उन्होंने धीरे से अपनी नज़र घुमाई और देखा कि आदित्य उनकी ओर एक प्रसन्न मुस्कान के साथ देख रहे थे। आप? हेलो मैडम, आदित्य ने हंसते हुए कहा। दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी चिंतित होकर खड़ी हो गईं और आदित्य की ओर इशारा करते हुए कमांडिंग जनरल से चिल्लाने लगी, ये वही है, इसने मेरे पति को मार डाला। ये वही व्यक्ति है जिसने हमारा अपहरण किया था। जल्दी करो, इसे पकड़ो। कमांडिंग जनरल ने उसके अचानक भड़कने को अनदेखा कर दिया। वह खड़ा हुआ और आदित्य की ओर बढ़ने से पहले उसे हल्के से एक तरफ धकेल दिया।
आपको देखकर अच्छा लगा मिस्टर सक्सेना। उसने आदित्य की ओर मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। आदित्य ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? वह एक अपराधी है, उसे पकड़ो, दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी कांपती आवाज में चिल्लाई। जब वह आदित्य को देख रही थी तो उसकी आंखों में भय का भाव था। ओह, ऐसा लग रहा है कि मैडम को अभी भी पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सीट पर बैठते हुए कहा। वह अभी अभी आई है और उसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। कमांडिंग जनरल ने हल्के से हंसते हुए अपना सिर हिलाया, जैसा कि एक हकदार लेख से अपेक्षित है। कृपया मेरी कठोर भाषा को क्षमा करें। वैसे भी मैं बस आपसे मिलने आया हूँ जनरल। आप लोग जो कर रहे हैं करते रहें, हम बस सुनेंगे। आदित्य के शब्दों ने दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी को क्रोधित कर दिया, लेकिन वह उनसे इतनी डरी हुई थी कि कोई जवाब नहीं दे सकी। कमांडिंग जनरल केवल आदित्य की ओर असहायता से मुस्कुरा सकता था। यह आदमी बहुत लापरवाह था। अपनी मर्जी से करो, उसने जवाब दिया और अपनी सीट पर वापस चला गया। N0 वेलर्स C0M कमांडिंग जनरल ने दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी की ओर देखा और कहा, मैडम कृपया मुझे पहले बोलने दीजिए। वह उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। सेना आपको अस्थायी रूप से हिरासत में लेगी और चूंकि आपका मामला थोड़ा विशेष है, इसलिए हिरासत के दौरान आपको किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। सब कुछ तय होने के बाद हम तय करेंगे कि आपको क्या सजा दी जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने गंभीर भाव से कहा। हाँ, मैं निर्दोष हूँ। वह आदमी अपराधी है, तुम्हें उसे हिरासत में लेना चाहिए। यह एक गलती होगी। वह उसके शब्दों से असंतुष्ट थी। लेफ्टिनेंट जनरल ने अपने आदमियों को देखा। कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं मैडम, सैनिकों ने उससे कहा और उसे पकड़कर कार्यालय से बाहर खींच लिया। यह एक गलती है, मैं तुम लोगों को इसके लिए भुगतान करूंगा। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। नमस्ते। उनके जाते ही कार्यालय में शांति लौट आई। वह अंततः चली गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने बड़बड़ाया। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और पूछा, तो तुम यहाँ किस लिए आए थे? मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ केवल अपना मनोरंजन करने आए थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। मैंने पहले ही राष्ट्रपति से वैसा ही व्यवहार कर लिया है जैसा मैंने वादा किया था। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा नहीं भूले होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आदित्य की आत्मविश्वास भरी मुस्कान को देखकर उन्हें पता चल गया कि इस आदमी से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चिंता मत करो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा उद्देश्य क्या है। हालांकि उन्होंने आदित्य से वादा किया था कि वे उसके लिए काम करेंगे, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे देश और लोगों को नुकसान पहुंचे। शांत रहो, मैं तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करने दूंगा। आदित्य ने उस पर मुस्कुराया। ज़ोंबी वायरस फैलने पर कमांडिंग जनरल उसकी बहुत मदद करेंगे।